नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से सहायक प्राध्यापक हिंदी के कुमार वरुण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर 3 जो इस कार्यक्रम को आज होस्ट करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम की मुख्य थीम आज है, अभी 1 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, तो हिंदी विषय क्यों लें, क्यों इसमें दाखिला लें, इसमें रोजगार की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, इस पर कुमार वरुण जी अपने पूरे अनुभव बताएंगे। तो सवाल पूछेंगे, होस्ट करेंगे कार्यक्रम को। कृष्ण मोहन जी हैं हमारे साथ में, रिसर्च स्कॉलर इलाहाबाद में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं आरती ठाकुर जी, डॉक्टर आरती ठाकुर। आप डोडा विश्वविद्यालय कॉलेज में आप सहायक प्राध्यापक हैं, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के बॉर्डर से आप आती हैं। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं अमन जी। अमन जी अभी इलाहाबाद में रिसर्च कर रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि अभी लगातार जो दौर बदल रहा है उसमें हिंदी के लिए बहुत संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अब ये छापा करने का दौर नहीं है, बल्कि जश्न मनाना है कि हिंदी में बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो सर विस्तार से बताएंगे। आरती जी, क्या सवाल होगा आपका सर के लिए सबसे पहला? हाँ सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे हिंदी को लेकर बहुत सारे जो तो हम हिंदी को कुछ हिंदी क्षेत्रों में बांटते हैं और कुछ है जहाँ अहिंदी क्षेत्र हैं। तो जैसे मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे हिंदी को लेकर बहुत हीन भावना का बोध है, जो लोकमानस है। तो इस हीन भावना बोध से कैसे उभरा जाए और कैसे ये जो अहिंदी भाषा क्षेत्र है उनके लिए ये चुनौती का कार्य बन जाता है कि हिंदी के में बच्चों को इस तरह मोटिवेट करना कि वो हिंदी के लिए हिंदी को क्यों चुने। तो सर, मेरा प्रश्न ये था कि हिंदी को क्यों चुना जाए, मतलब एक जो है ये इसका उत्तर अगर मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस कम्युनिटी रेडियो का। बहुत ही गंभीर प्रश्न, आप बहुत ही आत्मीयता के साथ आपने पूछा है। वाकई में कि इतनी गंभीरता है इस प्रश्न में। और यह प्रश्न हिंदी, यह सवाल हिंदी का नहीं है, यह सवाल भाषा का सवाल है जी। और हिंदी की केवल बात न करें, बाकी भारत की जितनी क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उसमें जब कोई अध्ययन अध्यापन कर रहा होता है तो यह उसके मन में यह सवाल कौंधते रहता है कि क्यों हम इंजीनियरिंग क्यों ना करें, हम मेडिकल साइंस में क्यों ना जाएं, हम हिंदी ही क्यों चुने। और हिंदी, यह मूलतः सवाल कहीं ना कहीं जो हमारे भीतर एक औपनिवेशिक जड़ हो चुका है, हमारा मन मस्तिष्क, उस जड़ की का यह सवाल है। जब औपनिवेशिक अंग, क्योंकि आपको याद होगा कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेजी में लड़ी। गांधी की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेजी में वो लड़ रहे थे, क्योंकि वहां संवाद की भाषा अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी थी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण मौजू है कि आजादी के बाद गांधी, आप सभी लोग जानते होंगे कि कोलकाता में थे और आजादी की पहली सुबह, और बीबीसी के एक पत्रकार गांधी से मिलने जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि गांधी को यह आज़ादी कैसे, वो क्या महसूस हुई गांधी को, इस आज़ादी के जश्न को कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं गांधी। तो गांधी जी के जो पीए थे प्यारेलाल जी को उन्होंने एक पर्ची दिया कि बोलिए कि गांधी जी से मैं मिलना चाहता हूँ, उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि इंटरव्यू गांधी का तो होना ही चाहिए इस देश में। तो गांधी जी ने एक पर्ची पर लिख कर दिया कि उसमें उन्होंने लिखा कि जाओ दुनिया से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती है। यह सवाल अंग्रेजी का सवाल नहीं है, यह सवाल साम्राज्यवादी भाषा का सवाल है। वहीं से हमारे मन मस्तिष्क पे यह बात घर कर गई कि हिंदी पढ़ना एक हीनता का बोधक है। और क्योंकि हम लोग हिंदी में बात करते हैं और खासकर पूरे दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, यह अंग्रेजों ने जहां जहां राज्य किया या दूसरे औपनिवेशिक जो बड़े देश थे जहां जहां उन्होंने राज्य किया, वहां वह अपनी भाषा सौंपने का काम किया।
जब वो अपनी भाषा सौंप रहे थे तो भाषा के आधार पर चीजें हुई कि उनको यह सबसे पहले आपको अपनी भाषा के प्रति जब तक ग्लानि नहीं होगी तब तक आप दूसरी की भाषा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो यह सवाल भाषा का सवाल है और भाषा में ही पूरी संस्कृति निहित है और भाषा के माध्यम से संस्कृति आकार लेती है और उस संस्कृति आपकी अपनी संस्कृति को खत्म करना है, आपकी संस्कृति को जो अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और औपनिवेशिक संस्कृति को महत्व देना था, वहीं से इसके बीज बोए गए हैं और वह बीज अब धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित हो रहा है और हम लगातार उससे जूझ रहे हैं। यह प्रश्न हमारे भीतर कौंध रहा है कि हिंदी को ले क्यों, लेकिन भारत का एक क्षेत्र है पूर्वोत्तर। आपने अहिंदी भाषी क्षेत्र की बात आपने की, लेकिन मैं उसके हिंदीतर क्षेत्र की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर में लगभग 6-7 वर्षों का मेरा अध्यापन का अनुभव रहा है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि पूर्वोत्तर में यह हीनता बोध नहीं है हिंदी के प्रति। बिल्कुल। इसकी मूल वजह यह है कि पूर्वोत्तर में हिंदी रोजगार की भाषा है, पूर्वोत्तर में हिंदी व्यापार की भाषा है, पूर्वोत्तर में हिंदी वाणिज्य की भाषा है। तो भाषाएं, एक बड़ी लेखिका हुई, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे, रमणिका गुप्ता। वो लिखती हैं कि भाषाएं मरती नहीं है, भाषाएं मार दी जाती है। सबसे पहले वे लोग मारते हैं जो उसे बोलते हैं, उसके बाद सरकारें मार देती है। जो बोलने वाले लोग इसलिए उसे खत्म करने पर आमदा होते हैं क्योंकि उस भाषा में उन्हें रोजगार की संभावनाएं नहीं दिखती है। सरकारें इसलिए मार देती है, भाषा को खत्म कर देती है, क्योंकि उस भाषा में सरकारें रोजगार की संभावनाएं नहीं सृजित कर पाती है। बिल्कुल। हमारे मन मस्तिष्क पे ये चीजें मतलब घर कर गई है कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं नहीं है। रोजगार की संभावनाएं की भाषा अंग्रेजी है, रोजगार की संभावनाओं की भाषा फ्रेंच है, रोजगार की संभावनाओं की भाषा जर्मन है। तो हमें शिक्षा का एक सरोकार रोजगार से है, संस्कृति से जरूर है, लेकिन उसका सीधा सरोकार हमारे पेट से है। पेट मतलब आपके भूख से है। आप यदि भाषा के संरक्षण को लेकर काम करें, आपका पेट नहीं बढ़ेगा तो फिर भाषाओं का संरक्षण नहीं हो पाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो चीजें नहीं हो पाएगी। तो हिंदी भाषी हम लोग हैं, तो हमें लगता है कि हिंदी लगभग हमारे आसपास की चीजें हैं, तो हम अपने चीजों पर हमें जो गर्व का बोध होना चाहिए वो हीनता का बोध में तब्दील हो जा रहा है। लेकिन मूलतः आज के वैश्विक परिदृश्य में हिंदी दुनिया की सबसे उभरती रोजगार की भाषा है। सर, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं तो मेरा भी एक प्रश्न घूमते घूमते आपकी बात से फिर से जुड़ता है। तो मेरा एक प्रश्न होता है कि हिंदी की जो रचनात्मकता है और हिंदी की जो पत्रकारिता है, उसमें आप भविष्य की संभावना कैसे देखते हैं? हिंदी की रचनात्मकता की ही केवल बात नहीं किया जाए जी, बल्कि हिंदी किसी भी भाषा का जो अपना उसका भविष्य है, उसका जो सरोकार है उसका रोजगार से सरोकार है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, यहाँ तक मैथिली हो, मगही हो। तो हिंदी भारतीय जनमानस की और भारत पूरी दुनिया में के लगभग 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों की भाषा है। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 600 करोड़ से 700 करोड़ के आसपास है और 70-80 करोड़ लोगों की जो भाषा है, तो स्वाभाविक है 80 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन हिंदी में बज रही है और बाजार दिल की, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके जब तक इस मन मस्तिष्क पर वो प्रोडक्ट की छाप नहीं होती तो आप प्रोडक्ट बाजार से नहीं खरीदते हैं। तो अब बाजार को चाहिए तो बाजार उसके अनुकूल आपके पास विज्ञापन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कई उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं, उसके माध्यम से आपके तरफ चीजें पहुंचाती है, फिर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में उस चीजों को खरीदते हैं।
जी, तो जी। बाजार में और मीडिया में तो बहुत बड़ा उसका, क्योंकि मीडिया तो जन की आवाज है ना, और जन की आवाज को कौन महसूस करेगा? जो जन जैसा सुनना चाहेगा वैसी बातें होगी। मनमोहन सिंह इस देश के बड़े गंभीर अर्थशास्त्री भी थे, और दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर उन्हें याद करते हैं। एक गंभीर वक्ता के तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह की छाप आम जनमानस में नहीं नहीं। नहीं बन पाई। जी। मैं इस मंच से कर रहा हूं कि मनमोहन सिंह बड़े थे, इसलिए नहीं बन पाई कि जो जन की भाषा इस देश की है उसमें उन्होंने कम्युनिकेट जी। नहीं किया, संवाद नहीं किया। जी, जी। गांधी अपने समय से बहुत आगे की चीज थे, इसलिए हम गांधी पर बार बार लौटते हैं, क्योंकि एक गुजराती व्यक्ति जिसकी मातृभाषा गुजराती है, जिसकी जीवन की भाषा और रोजगार की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन जब वो भारत लौटता है तो पूरे भारत का भ्रमण करता है, और उसके लिए हिंदी से वो परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखी और पूरे भारतीय जनमानस को हिंदी के प्रति जागरूक किया। यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार में जिनकी बड़ी भूमिका, उसमें गांधी की भूमिका है, गांधी की भूमिका है, दादा भाई नौरोजी की भूमिका है, जितने हिंदीतर क्षेत्र के लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका है। तो अब क्योंकि मोदी जी हमारे प्रिय लीडरों में से हैं, क्योंकि वो जब यूएस में जाते हैं, वह जब बोलते हैं तो रात के 12 बजे भी आपके कान खड़े होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं। इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि वह आपकी भाषा में वहां वो अपनी बात रख रहे हैं, और जब आपकी भाषा में रहे तो आपकी संवेदना की भाषा है, बिल्कुल। तो वो चीजें वहां से कनेक्ट होती है। तो उससे, और वो कनेक्ट होती है तो पूरी दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके उसका प्रसारण करता है, और पूरी दुनिया भर में वो सुने जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर के जो बड़े लीडर हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मोदी जी के साथ हिंदी में कनेक्ट करे, चाहे नमस्ते ही क्यों ना बोले। और यह जो अपने भाषाओं के प्रति सम्मान की जो बात है वो यूरोपियन जो देश है वहाँ बहुत ज्यादा है। आप जब किसी कंट्री में जाते हैं, बाहर के देश में, यदि भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, और उनके साथ बातचीत करनी होगी तो ऐसे जब तक वो डायस पर नहीं होंगे तब तक आपसे वो अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन जैसे वो डायस पर बैठ जाएंगे उन्हें अंग्रेजी आती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े लेखिका रही हमारे समय की, और वो गुजर गई, और वो राज्यसभा की 2 बार सदस्य भी रही, चंद्रकला पांडे, कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। उन्होंने कहा कि वो भारत सरकार के डेलीगेशन में वो फ्रांस गई थी, क्योंकि सभी लोग फ्रेंच इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग दोनों लोग डायलॉग करने लगे, जब किसी मुद्दे पर लेकर, जो मतलब सरकारी आयोजन था, वहां जो फ्रेंच लोग थे वो द्विभाषीय लाए थे, उन्हें अंग्रेजी आती थी, लेकिन अपनी भाषा के प्रति उनके भीतर इतना सम्मान था कि वो चाहते तो डायरेक्ट भारतीय जो भी डेलीगेट से उनसे अंग्रेजी में बात कर सकते थे, लेकिन भाषा के प्रति उनका इतना सम्मान था कि उन्होंने अंग्रेजी में उन्होंने अपनी बात फ्रेंच में कही, उनके द्विभाषीय अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके भारतीय लोगों को डायलेक्ट को वो बातें कम्युनिकेट किए। तो भाषा की ताकत ये होती है, सबसे पहले भाषाओं के प्रति आपको संवेदनशील होना होगा, और जब भाषाओं के प्रति आप संवेदनशील होंगे तो खुद ब खुद रोजगार, तो भाषाएं, हिंदी ऐसे बड़ी भाषा में तो रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जी, जी। जी सर। जी, कृष्णमोहन जी, आपका कुछ प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न है कि ये स्वागत योग्य है कि हिंदी में रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं बढ़ रही हैं, हो रही हैं, लेकिन भविष्य में ये संकट फिर हमारे सामने आएगा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कहीं हिंदी भाषा के तले दब न जाए, फिर वहाँ पे भी रोजगार की वही जो अभी हम समस्या देख रहे हैं कि हिंदी के लिए है कि हिंदी में कितनी रोजगार की बातें हो रही हैं। तो क्या क्षेत्रीय भाषाओं को बचाते हुए, उनकी संस्कृति या उनके साहित्य को बचाते हुए वहाँ पे भी रोजगार की संभावना तलाशी जा सकती है? बहुत एक अलग तरह का ये मुद्दा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का जो सवाल है वह मूलतः क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल नहीं है। हिंदी
उन क्षेत्रीय भाषाओं का ही कोलाज है। जी उन क्षेत्रीय भाषाओं, ये यदि क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी से खत्म हो जाएगी तो हिंदी की आत्मा खत्म मर जाएगी। खत्म। बिल्कुल। तो हिंदी अब एक भारत ऐसे जो विविधता है यहाँ, चाहे धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, तो इस विविधता में को एक मतलब तंतु की तरह जोड़ने में हिंदी की जरूरत है। जो नई आज की हिंदी है उसको जोड़ने की जरूरत है। तो उस हिंदी में तो मगही के शब्द है ना, उस हिंदी में भोजपुरी के शब्द हैं, उस हिंदी में अवधी के शब्द हैं। जो हिंदी खड़ी बोली की आप बात कर रहे हो ना, जो खड़ी बोली आज हम उसे भाषा के तौर पर ले रहे हैं। जो ब्रज भाषा थी, देखिए समय का चक्र किस रूप में चलता है, जो ब्रज भाषा थी वह आज बोली हो गई है, और जो बोली थी वो भाषा के तौर पर। तो हमें सबके बीच एक समन्वय बनाकर चलना होगा। और यदि हम आज उषा किरण खान जी को याद कर रहे थे, उनकी स्मृति में बड़ा आयोजन हुआ, और हम उषा किरण खान को इसीलिए याद करेंगे क्योंकि उषा जी ने उस संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश की, और उस संस्कृति के जितने तत्व हैं उसको जीवित रखने की कोशिश की, और वो संस्कृति अपनी भाषा में ही जीवित रह सकती है। संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपनी भाषा, उसकी जो अपनी भाषा है उसमें जीवित रहती है। तो हमें अब मिथिला की संस्कृति के लिए जो मिथिला भाषा है, यदि उसे बोली कहें या भाषा कहें, जो भी कहें, 8वीं अनुसूची में है तो उसे भाषा के फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो उसको संरक्षित करना है, उसको उसके लोक गीतों के माध्यम से, लोक तत्वों के माध्यम से। रोजगार अब मिथिला में पढ़ाई की संभावनाएं उस तरीके से नहीं हो सकती है जो कि हिंदी में है, जो कि अंग्रेजी में है। तो जहाँ जिसकी संभावनाएं बच रही है वहाँ उसको उस फॉर्म में संरक्षित रखें। और बाकी भाषा तो नदी के समान है ना, उसमें तो एक प्रवाह है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो कोई तालाब नहीं है, जब रोकेंगे तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सर अगर परिदृश्य देखें इस वक्त पे, जैसे हम पहाड़ की बात करें, अगर हम पहाड़ जाते हैं तो वहाँ का बच्चा हिंदी में बात कर रहा है क्योंकि वो शहर के या छोटे कस्बे के किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो वहाँ से भी उसको लग रहा है कि नहीं, गांव में हिंदी बोलना मतलब थोड़ा सा सभ्य हो जाना है, थोड़ा पढ़ा लिखा होना है। इवन गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी कई बार हम कुमाऊनी में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो हिंदी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी ने ये एहसास कम कराया है कि भाई बोली भाषा से ही हिंदी बनी है। तो वो एक अलगाव जैसा तो दिखता है कि हिंदी कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी भाषा जैसी। नहीं, आपकी बात एक अलग यह डिस्कोर्स है और विमर्श है कि हिंदी साम्राज्यवादी भाषा है कि क्या है, एक अलग तरह का डिस्कोर्स है। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ कि गांव में हम अपनी भाषाओं को, अपनी बोलियों को लगभग भूल से जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है बाजार का ये दबाव है कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेज रहे हैं। लेकिन भाषाएं केवल बाजार की वजह से नहीं चलती है। मैं बता रहा हूं आपको, अभी हिंदी को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी फिल्म का जो बाजार है बहुत बड़ा बाजार है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के गांव में भी भोजपुरी गीत लोग सुन रहे होंगे। जो पंजाबी का बाजार है, अब वो बड़ा उसके हुए दिलजीत दोसांझ, हाँ, वो जिसको वहां बुलाकर कनाडा में बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। तो यह तो एक अलग तरह का बाजार है ना। तो अपनी भाषाओं को उस तरीके से संरक्षित कीजिए कि अब आपके जो बच्चे हैं उसकी तरफ अगर हो कि नहीं, उन्हें भी सुनने में वो कर्णप्रिय होता है। अभी मैंने देखा कि बनारस, आप भी देखते होंगे कि बनारस के घाटों पर कुछ बच्चे गीत गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और अपनी भाषाओं को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाषाओं को बाजार के साथ कनेक्ट जैसे करेंगे, भाषाएं जीवित हो जाएगी, वो चाहे उसकी बोलियां क्यों न हो। मैंने देखा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो कई जो ब्लॉगर्स हैं वो अपनी भाषाओं में वहाँ की संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा रहे, लग रहा है कि उनको रोजगार की संभावना यहाँ है तो वो संरक्षित होगी। और यह जो चीजें चल रही है, साम्राज्यवादी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, यह दबाव, यह लगातार चलते रह रहा है। सोचिए कि लैटिन ऐसी भाषा, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा जिससे पूरी यूरोपियन भाषाओं की निर्मित हुई है, उसे फ्रेंच बना, जर्मन बना, स्पेनिश बना, लगभग खत्म हो गई ना। संस्कृत जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध रही थी, लगभग अब खत्म हो गई ना।
तो भाषाएं रिजिड होगी ना तो खत्म हो खत्म जाएगी, हो यदि जाएंगी। हिंदी रिजिड हो जाएगी तो हम्म, खत्म हो जाएगी, और फिर कोई दूसरी मगही, भोजपुरी, उत्तराखंड, गढ़वाली का विकास एक बड़े फलक पर होगा, क्योंकि खत्म हो गई, अवधि खत्म हो गई, ब्रज भाषा थी वह बोली के तौर पर तब्दील हो गई। तो यह एक इतिहास के चक्र में यह बदलाव आए समय लगातार घटित होते रहता जी है। जी जी, ये बिल्कुल नया फिनोमेना आपने बताया कि जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो कुमाऊनी भाषा पे, हर लोकल भाषा पे लोकल बहुत भाषा काम कर रहे हैं। लोकल भाषा, लोकल कुजीन, मतलब ऐसा कल्चर, कुछ हाँ, भी नहीं क्योंकि है। उनको लग रहा है कि उनका चैनल इससे हिट हो जाएगा, उनको अच्छे चैनल व्यूअर्स हिट नहीं मिलेंगे। होगा, हाँ यह उन्हें उन्हें रोजगार की संभावनाएं दिख हाँ, रही है। मतलब वही हिट कि मतलब आपको मैंने कहा ना कि रमनिका गुप्ता जब कर रही कि भाषाएं उस समय जीवित रहेगी जब भाषाएं रोजगार पैदा हाँ करेंगी। बिल्कुल। आपकी पेट के साथ भाषाओं का जो संबंध, जिस तरह माता पिता और पुत्र का संबंध होता है, उसी तरह आपकी पेट के साथ जब भाषाएं का संबंध होगा तो भाषाएं जीवित रहेगी, चाहे वो कोई भी भाषाएं होगी, और नहीं तो भाषाओं को खत्म होना ही है। बिल्कुल। और जो आजकल हमारे यहाँ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जो ब्लॉगर वगैरह आ रहे हैं, तो उससे हमारी भाषा और संस्कृति दोनों संरक्षित भी हो रही हैं। लोकल जो है हमारा ग्राउंड लेवल वो पर भी संरक्षित हो रहा है। कम से कम वो अपनी परंपराओं को जड़ों की तरफ लौटने की ओर जा रहे हैं या उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इन बिल्कुल। चीज़ों हम में। कई बार कश्मीर के ब्लॉग सुनते हैं, जी तो उसमें पूरी दिनचर्या दिखाते हैं कि जी कैसे क्या क्या काम करें, तो हमें लगता है वाह, हमारा जीवन भी ऐसा ही है लगभग पहाड़ का। ये तो कश्मीर के होने के बाद भी हाँ मैंने जब बनारस की चर्चा की, वो घाटों की, तो आपने देखा है, जी 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 आपने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कर्णप्रिय है, और आप हम्म, न समझते हुए भी उसको समझने की आप कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। और हम बिल्कुल आज कहीं पे भी रहें तो पूरे विश्व के बारे में हमें जानकारी है, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी भाषाएं। जैसे आपने जम्मू कश्मीर की बात की, तो जम्मू की अपनी डोगरी भाषा है, तो आप डोगरी में भी ब्लॉग्स देखेंगे बच्चे बना रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। आप कश्मीर में देखेंगे तो लोग कश्मीरी पे भी बना रहे हैं। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, हम अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं, लौट लौट रहे रहे हैं। एक हैं। चीज और, अभी हाल के दौर में जो भाषाओं को लेकर बड़ा एक गंभीर संकट ये होने वाला है, या उसको तरक्की भी कह सकते हैं हम एक पॉजिटिव साइन के तौर पर, कि जो भाषाओं में जो पहले रोजगार की एक संभावनाएं दिख रही थी अनुवाद के फॉर्म में, वह लगभग अब समाप्त हो जाएगा। एआई के आने के बाद। एआई के आने के बाद धीरे हाँ। धीरे अनुवाद की जो चीजें हैं वो लगभग उससे एक फायदा ये भी हो रहा है कि अब हम किसी फ्रेंच व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, वो बोल रहा है, हमारे पास जो हेडफोन है वो ट्रांसलेट करके वो आपको सुना रहा है। तो जो मैं कभी कभी सुनता था कि कोई बिहार का लड़का हो जो गांव का लड़का है, और उसे कोई पोलैंड की लड़की पसंद आ गई, और उन दोनों के बीच जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों की संस्कृतियां अलग है, लेकिन पता चला कि 3 सालों से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, और वहां से वो आ गए, विवाह हो गया। कैसे हुआ? तो यह जो एआई है या गूगल ट्रांसलेशन है, वो दोनों बातचीत जो कर रहे थे, वो पहले हिंदी को ट्रांसलेट कर रहा था यूक्रेनी भाषा में, वो यूक्रेनी को हिंदी में, ऐसे जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया, तो पहले व्यक्ति केंद्रित जो चीजें थी वो मशीन केंद्रित हो गई है। तो इससे एक संकट भी है, लेकिन इससे आम जन को बहुत फायदा मिलने वाला है। सुविधा और सुविधा जो है चुनौतियों को लेते हुए आती है। बिल्कुल तो एआई हमें सुविधा तो दे रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा भी, हमारे लिए चुनौतियां भी हमारे सामने रख के जा रहा है। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी बातें आ चुकी हैं रोजगार को लेकर। सीधे सीधे कहाँ कहाँ रोजगार हैं इस पर तो बात नहीं की, लेकिन ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो इस बातचीत को समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका, शुक्रिया आपका। और आप सबका भी दोस्तों।